We are live. Okay. So hello and a very warm good evening to everybody. मैं अर्ची बासु हूँ और मैं IYF के नेशनल टीम से हूँ और मेरे साथ मेरे दो और फ्रेंड्स भी जुड़ी है जो है भारती इज द नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ IYF और इंडियन यूथ फोरम and Arunima is also the national coordinator of the communications team of IYF. So हम लोग आपको warmly welcome करते हैं आज के वेबिनार में. आज का वेबिनार का जो टॉपिक है वो है क्लाइमेट चेंज और जैसे क्लाइमेट चेंज हम लोगों के लाइफ में कैसे इम्पैक्ट ये कर रहे हैं और कर सकते हैं और क्या हमारा रोल हो सकता है ये अंडरस्टैंडिंग के लिए और हम लोग क्या रोल प्ले कर सकते हैं. तो इस चीज के ऊपर ही हम लोग डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे. हमारे साथ बहुत ही जो है एमिनेंट स्पीकर भी है हमारे पास आज. लेकिन उससे पहले उनके पास जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा मतलब कि एकदम शॉर्ट में जानना चाहते हैं IYF के बारे में या इंडियन यूथ फोरम के बारे में जो फोरम आज के वेबिनार को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. और इसको शेयर करने के लिए मैं भारती को इनवाइट करना चाहती हूँ कि भारती आप थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, उसके बाद विल गो टू आवर स्पीकर. So hello everyone and welcome all of you Archidi, Arunima di, Dunu sir, the resource person of the day. तो आज हमारी बातचीत क्लाइमेट जस्टिस पे और क्लाइमेट चेंज पे और क्लाइमेट पे होने वाली है. तो मैं इस वेबिनार में आप सबका स्वागत करती हूँ और क्योंकि हम इंडियन यूथ फोरम इसको प्रोग्राम को आयोजित कर रहा है तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. तो इंडियन यूथ फोरम जो है ये एक देश में एक नेटवर्क है युवाओं का जो युवाओं द्वारा ही नेतृत्व किया जाता है जिस नेटवर्क का. और हम लोग अभी 5 स्टेट्स में काम कर रहे हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और राजस्थान. तो हम लोग इन स्टेट्स में भी एक्टिवली काम कर रहे हैं. क्लाइमेट के इशू पे, के इशू पे हो गया, जेंडर इक्वालिटी पे है, फिर चाइल्ड राइट्स पे है, बहुत सारे इश्यूज हम लोग लेकर चल रहे हैं. ट्रांसजेंडर राइट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं. तो इन सब चीज़ों पे हमारा थोड़ा थोड़ा काम है और थोड़े थोड़े प्रयास. तो क्योंकि IYF ने शुरू से यही सोचा था कि हम लोग जो है यूथ के साथ ही काम करेंगे और युवा जो है आने वाली पीढ़ी है तो कैसे युवाओं के बीच की समझ को डेवलप किया जाए. इसी के चलते हम लोग कुछ वेबिनार्स करते हैं जिसमें हमारे रिसोर्स पर्सन अवेलेबल रहते हैं और वो बहुत सारी नॉलेज हम लोगों तक पहुंचाते हैं. और इसकी शुरुआत जो है हमने 2016 में पश्चिम बंगाल से की थी IYF की. और अभी हम लोग 5 स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं और एक्टिवली यहाँ पर काम हो रहा है. और मैं नेशनल कन्वीनर अभी इंडियन यूथ फोरम की हूँ और हमारे साथ में अरुणिमा जी हैं जो मीडिया प्रभारी हैं हमारी. तो हम लोग छोटे छोटे प्रयास कर रहे हैं स्कूलों के माध्यम से, कम्युनिटी के माध्यम से, ट्रेनिंग्स के माध्यम से, वेबिनार्स के माध्यम से, सेमिनार्स के माध्यम से कि लोगों तक थोड़ी समझ को कैसे विकसित किया जाए और अपनी समझ भी साथ साथ हम भी चीज़ें सीखें. क्योंकि अगर हम खुद नहीं सीख रहे होंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा नॉलेज देना. तो यही वेबिनार्स के थ्रू हम लोग रिसोर्स पर्सन के साथ जुड़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सीधा बिना टाइम गंवाए क्योंकि दुनू सर हमारे बीच में है, एक बड़ी पर्सनैलिटी. तो मैं हैंड ओवर अगेन करूंगी आरती दी को, प्लीज. Thank you, Bharti. Thank you for the short and sweet description of our forum. और मैं straight away अभी चली जाती हूँ हमारे speaker को introduce करने के लिए. So I would like to invite our guest speaker for the day, Mr. Onubroto Kumar Roy, who is popularly also known as Dunu Roy. So Mr. Roy is a chemical engineer, social scientist and a political ecologist. Mr. Roy has completed his MTech in 1969 from IIT Bombay, and leaving this lucrative engineering career, he immersed himself in India's student movement, rural development efforts, and alternative vision of progress. So he began working with FREA, which is also a US-based initiative and aiming to develop India's small industries. For over 5 decades, Mr. Roy has worked across India, uncovering the flaws of top-down development. He has persistently questioned dominant paradigms,
reminding us that development without democracy is a destruction. His work challenges us to think critically about who development is for and who gets to define it. In today's webinar, आज के webinar में on the topic of climate change, his voice will definitely bring deep insight, and we are actually looking forward to it. Not just on carbon and climate science, but on power, justice, and participation. For him, climate action is not just about emissions; it is about reclaiming people's right to shape their own environment. So please join me in warmly welcoming a radical thinker, a lifelong activist, and a humble learner from the people, yeah, Mr. Duno Roy, sir. So I welcome you. So I know this introduction is very, very short. आपका इससे भी ज़्यादा vast experience है, and we are really looking forward to having an understanding from you today. और आज के session mainly हिंदी में ही होगा, so don't worry of my English introduction. So I welcome you, sir. Thank you. मेरी आवाज पहुंच रही है? Yes, sir. मुझे लगता है ये बहुत बुरे लक्षण है कि आज का युवा वर्ग एक बहुत ही उम्रदराज आदमी से बात करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आप लोगों को अपनी सोच, अपनी समझ खुद से बढ़ाने की जरूरत है। आपके उम्र में मुझे भी यही लगता था कि जितने पुराने पापी हैं उनसे क्या सीखना है, उन्हीं ने तो दुनिया बर्बाद की है। तो इसलिए खुद से सोचना चाहिए, खुद से अपनी राह तलाशने की बहुत सख्त जरूरत है। खैर, चूंकि आप लोगों ने ये गलती कर ही डाली है, ये मुझको बुला के कुछ समझना चाहते हैं, तो मैं तीन क्षेत्रों में अपनी बात रखने की कोशिश करता हूँ। पहली बात तो ये है कि क्लाइमेट यानी कि मौसम किसको कहते हैं, जो मैंने समझा है अपने काम से, दूसरों के काम से। दूसरा है कि ये बदल कैसे रहा है और क्यों बदल रहा है, जो मौसम है, जिसके बारे में बहुत सारा कन्फ्यूजन भी है, अलग-अलग राय हैं, और आजकल एक प्रकार से फैशन भी बन गया है कि कोई भी बदलाव होता है तो कहते हैं ये क्लाइमेट चेंज है। तो इसलिए थोड़ा उसके ऊपर समझ बढ़ाने की ज़रूरत है कि क्लाइमेट चेंज असल में कहते किसको हैं। और तीसरा है कि इसमें छिपी हुई जो बात है वो अन्याय की है, कि क्या जो सारी बातें हो रही हैं वो न्याय संगत हैं, या उसमें भी किसी का प्रपंच, किसी ने उस एक प्रकार से उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की है अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। तो पहले मौसम की बात करते हैं। अब आप सबको लगता होगा कि मौसम तो बहुत सरल चीज है, कि आज गर्मी है तो गर्मी हो गई, कल ठंड पड़ गई तो ठंड हो गई। लेकिन ये पीछे एक भूमिका है, और वो ये है कि ये पृथ्वी कैसे घूमती है। एक तो अपनी धुरी पे घूमती है पृथ्वी, तो उससे दिन और रात इन दोनों का एक चक्र चलता है। तो दिन में गर्मी होगी क्योंकि सूरज दिखता है, और रात में गर्मी नहीं होगी क्योंकि सूरज नहीं दिखता है, और सूरज ही स्रोत है गर्मी का इस हमारे पृथ्वी पे खास तौर से। तो इसलिए एक दिन और रात इन दोनों का एक चक्र है, और एक चक्र बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे दैनिक कार्यक्रम को तय करता है। अब कुछ पागल लोग हैं जो कि रात को काम करते हैं और देर भर सोते हैं, लेकिन ज्यादातर इंसान और ज्यादातर पशु पक्षी भी दिन में जागते हैं और रात में सोते हैं। कुछ ही हैं चंद जो कि रात में भी जागते हैं, और आप सब उनके बारे में शायद जानते ही हो। लेकिन ये सोने, जीने और जागते रहने का कार्यक्रम ये हमारे जीवन को निर्धारित करता है बहुत अंशतः। दूसरा जो चक्र है वो पृथ्वी और चांद का है। क्यों? क्योंकि ये जो पखवाड़ा है 14 दिन का, इसमें दिन और रात तो होता ही रहता है 14 बार,
लेकिन साथ साथ उस दिन और रात के चांद की वजह से आप जानते ही होंगे कि पानी के ऊपर जो गुरुत्वाकर्षण है वो घटता बढ़ता है। पृथ्वी के नजदीक चांद होगी तो चांद उसको ज्यादा खींचेगी और दूर होगी तो कम खींचेगी। तो इसका मतलब है कि ज्वार भाटा जिसको हम कहते हैं टाइड्स इसमें सागर में, और इंसान के दिमाग में भी उसका एक कोई ना कोई असर पड़ता है। और तीसरा है वार्षिक। वार्षिक यानी कि साल भर में 365 दिन में पृथ्वी पूरे सूरज का एक चक्कर लगाती है और उसी से गर्मी, जाड़ा, बसंत, वर्षा ये सारी ऋतुएं जो हैं वो तय होती हैं। तो इन 3 चक्रों, एक दैनिक चक्र है, एक पखवाड़े का चक्र है और एक वार्षिक चक्र है। इन तीनों चक्रों में मौसम बदलता रहता है, जिसको हम जानते हैं। तो एक दैनिक है, एक मासिक कहेंगे और एक वार्षिक। तो इस मौसम से सारी चीजें एक प्रकार से निर्धारित होती हैं, क्योंकि इससे पेड़ जैसे कि कब ऑक्सीजन देगा और कब कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ये भी निर्धारित है। हम कब कसरत करेंगे और हम कब सोएंगे, वो भी हमको वो भी इस चक्र से जुड़ा हुआ है। तो ये सारी बातें इन सब चीजों से जुड़ी हुई रहती हैं। और एक प्रकार से सेवक हैं, हम मौसम के अनुकूल चलते रहते हैं। तो एक तो ये मौसम हो गया। दूसरा, ये मौसम हमारे पर्यावरण के ऊपर निर्भर भी है। और उसमें धूप की जो रोशनी है और उसकी जो गर्मी है पृथ्वी तक पहुंचेगी, तभी ये सारे क्रम कहीं न कहीं निर्धारित होते रहेंगे। तो धूप की रोशनी कब पृथ्वी तक पहुंचती है, नहीं पहुंचती है, ये इस पे निर्भर करता है कि हवा में क्या है। अगर हवा में बादल होंगे तो छाँव फैल जाएगी। अगर हवा में अलग-अलग किस्म के प्रदूषण होंगे तो भी वो गर्मी या वो किरण धरती तक आएगी। एक प्रकार सूरज और पृथ्वी के बीच में एक फ़िल्टर का काम करता है। अब ये भी नहीं है कि ये वायुमंडल स्थिर है, और मौसम के बदलाव का मुख्य वजह इस वायुमंडल में कुछ चंद गैस हैं, उसकी वजह से है। अब वो गैस क्या है? वो तो आप लोग कई लोग जानते भी होंगे, मैं दोहरा देता हूँ एक तरह से। वो है, एक तो है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, उसके नाम से ही आप समझ जाएँगे कि उसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है। यानी कि कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगा। तो कोई भी चीज़ जब जलती है और उस चीज़ में कार्बन है, और कार्बन लगभग सर्वव्यापी है। हमारे शरीर में भी कार्बन है, पेड़ में भी कार्बन है, कोयले में भी कार्बन है, पेट्रोल, डीज़ल, मिट्टी के तेल, इन सब चीज़ों में कार्बन है। तो ज़्यादातर चीज़ें जो ज्वलनशील हैं, आपके घर में जो गैस जलता है, उसमें भी कार्बन है। तो इसी कार्बन के जलने की वजह से ताप मिलता है, यानी कि हीट पैदा होती है। और जब भी कोई चीज़ जलेगी, तो अगर वहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा, ये ये भी हवा से आती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड आखिर जाके वायु में मिल जाता है। वायु से वापस उस कार्बन डाइऑक्साइड
को लाने का जो मौसमी चक्र है उसका प्रभाव है, क्योंकि ये काम कई जीवाणु और पेड़ करते हैं, पौधे करते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके अपने अंदर जमा कर लेते हैं और उसके एवज में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जैसे कि हम अंदर अपने ऑक्सीजन लेते हैं और उसके एवज में कार्बन डाइऑक्साइड वापस अपने फेफड़ों से छोड़ देते हैं, इसका काम उल्टा काम पेड़ करती है। तो पेड़ उसी कार्बन डाइऑक्साइड को लेगी, अपने अंदर लेकर उसको छोड़ देगी ऑक्सीजन को, और उसके शरीर में कार्बन जमा होने लगेगा। जब पेड़ को हम जलाएँगे तो वही कार्बन जल के कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। यही हाल कोयले का है, यही हाल तेल का है, इन सब पदार्थों का यही क्रम लगभग इसी प्रकार से बरकरार चलता रहता है। तो ज़ाहिर है दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, एक प्रकार से समीकरण होना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा कार्बन जलाएँगे, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगा, उस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर जीवाणु, कीटाणु, पेड़, पौधे उसको वापस कार्बन में नहीं परिवर्तित कर सकें और उससे ऑक्सीजन को पैदा ना कर सकें, तो बैलेंस बिगड़ जाएगा और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड जमा होती रहेगी। अब अगर हवा में कार्बन डाइऑक्साइड जमा होती रहे, तो एक प्रकार से वो वायुमंडल में जो काम बादल करती है, वही काम कार्बन डाइऑक्साइड भी कर देता है। क्यों? क्योंकि वो एक प्रकार का कंबल होता है। कंबल यानी कि आपने अपने शरीर पे कंबल ओढ़ लिया, तो वो क्या करता है? वो कंबल आपके शरीर के अंदर जो ताप है, उस ताप को बाहर निकलने से रोकता है। इसीलिए आप गरम रहते हैं कंबल के नीचे। और एक इंसुलेशन का काम करता है जिसको कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड यही काम वायुमंडल में करता है। जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में होगा ऊपरी तह में, तो सूरज की किरण उस कार्बन डाइऑक्साइड को पार करके नीचे आने में असमर्थ रहेगी और इसीलिए एक तो वो उसको रोक देती है और दूसरा जो नीचे गर्मी है, उस गर्मी को बाहर निकलने से रोक देती है। तो गर्मी जमा होता रहता है और इसी को वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज का जो एक हिस्सा है ग्लोबल वार्मिंग, वो उसी का नतीजा है। जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगा, उतना ज़्यादा ये कंबल शरीर पे लपेट लेगा और उसके लपेटने से पृथ्वी गर्म होती रहेगी। मोटे तौर पे इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोटी-मोटी समझ है, वो यही है कि कोई भी चीज़ को जलाओ, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जाके कंबल बन जाती है और फिर वो गर्मी को उसके नीचे एक तरह से बंद कर देती है और पृथ्वी गर्म होती रहती है। जब तक उस कार्बन डाइऑक्साइड को जीवाणु या पेड़-पौधे ना हों, जिसको वापस उसको अंदर लेके फिर से कार्बन में परिवर्तित ना करें और ऑक्सीजन को हवा में वापस ना छोड़ें। ये काम पृथ्वी ने पहले किया है, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं किया है। आज से कई हज़ार साल, लाख साल पहले बहुत कार्बन डाइऑक्साइड था वायुमंडल में और पृथ्वी में विशाल पेड़ होते थे और उन विशाल पेड़ों ने ही उस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने शरीर में लेके कार्बन में परिवर्तित किया, इसलिए वो विशाल हो गए। 400 फुट, 500 फुट ऊँचे-ऊँचे पेड़ होते थे और जब वो खत्म हो गए, समाप्त हो गए, गिर गए, तो वही कार्बन पृथ्वी में नीचे दब गया और उसी से हमको कोयला और कुछ ऐसे समुद्र में इसी प्रकार के जीवाणु थे, जो कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन में परिवर्तित कर गए, वो नीचे दब गए, उनसे पेट्रोलियम, तेल पैदा हुआ है नीचे दब के। लेकिन ये काम लाखों साल में हुआ। अब हम उस सारे कार्बन को
पिछले लगभग 350 साल में जला रहे हैं, जिसको बनाने में पृथ्वी को लाखों साल लगे थे। तो लाखों साल की जमी हुई पूंजी अगर 100 साल में कोई समाप्त कर दे, तो वो पूंजी वापस तो आएगी नहीं। अब हमारे क्लाइमेट एक्शन प्लान में आज ही सुबह अखबार में निकला है कि हम बहुत बड़ा एक्शन प्लान बना रहे हैं कि इतने लाखों हेक्टेयर ज़मीन पे पेड़ उगाएँगे। लेकिन पहली बात तो ये है कि उन पेड़ों को उगने में 40 साल लगेंगे और कम से कम, और 100 साल लगते हैं उनको इस ऊँचाई में उगने तक, जबकि आप सही में कह सकते हैं कि इसमें कार्बन जमा हुआ है। अब उसी 100 साल में आपने उस पेड़ के मुकाबले में 20 और पेड़ जला डाले। तो ये जो समीकरण है, ये जो बैलेंस है, ये केवल पेड़ उगाने से संभव नहीं है। जो काम पृथ्वी ने लाखों करोड़ों साल में किया है, उसको 300 साल में बर्बाद करके हम अगर ये एक सपना दिखाएं कि हम अगले 10 साल में उसको वापस कर पाएंगे, ये प्राकृतिक रूप से संभव नहीं। दूसरा, ये भी समझ लीजिए कि ग्लोबल वार्मिंग केवल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नहीं होता है, इसमें कई और गैसें हैं। उसमें एक गैस जिसको आप जानते होंगे, वो है मीथेन। मीथेन लगभग हर ज्वलनशील गैस, जैसे कि आपके घर में जो गैस जलता है, उसमें मीथेन की एक मात्रा है, मीथेन जैसे गैसों की मात्रा है। तो मीथेन भी जलता है और मीथेन जलाने से भी गर्मी पैदा होती है। लेकिन मीथेन पैदा कैसे होता है? मीथेन कार्बन और हाइड्रोजन से बनता है, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और कार्बन और हाइड्रोजन मिलाएंगे तो मीथेन बनेगा। यानी कि जब कोई भी पदार्थ जिसमें कार्बन हो, अगर वो ऑक्सीजन से वंचित हो, तो वो सड़ने लगता है। वो जलता नहीं है, सड़ता है, और सड़ने के वक़्त वो हाइड्रोजन से मिलके मीथेन पैदा करता है। और मीथेन भले ही मात्रा में कम हो कार्बन डाइऑक्साइड से, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड से इस कंबल को बनाने में अधिक प्रभावशाली। तो इसीलिए इसका समीकरण अलग टाइप का है, यानी कि मात्रा में काफ़ी कम है कार्बन डाइऑक्साइड से, लेकिन प्रभाव में ये काफ़ी गुना अधिक है। तो इसीलिए जितना कार्बन डाइऑक्साइड इस कंबल को बनाने में मददगार होता है, उतना ही लगभग मीथेन भी होता है। और ये मीथेन सड़न की वजह से होता है। तो जितना हम सड़ाएँगे चीज़ों को, फसल को सड़ाएँगे, सब्ज़ी सड़ाएँगे, गोबर खाद बनाएँगे, सड़न का जितनी भी प्रक्रियाएँ हैं, उससे मीथेन पैदा होगी। और हम ये जो सारा कूड़ा बाहर फेंकते हैं अपने घरों से, हम समझते हैं कि वो अदृश्य हो गया। वो अदृश्य नहीं होता है। यहाँ तक कि टट्टी से भी मीथेन पैदा होती है। और ज़्यादातर हम लोग सब अब आदत पड़ गई है कि स्वच्छता अभियान में सबके यहाँ टॉयलेट बन गया है, और टॉयलेट बनने से हमको लगता है कि हग दिए तो मामला खत्म हो गया है। लेकिन वो हगने से गायब नहीं होता है, वो टट्टी कहीं न कहीं तो जाएगी। पहले जब मैं इसको, ये समझ लीजिए, नहीं कह रहा हूँ कि इसको करें आप लोग, लेकिन पहले लोग समझ-बूझ के बाहर जाते थे मैदान टट्टी करने, और उससे क्या होता था कि टट्टी हवा में और रोशनी में सड़ जाती थी, और लगभग 6 घंटे के अंदर वो सड़ के उसको बैक्टीरिया कीटाणु उसको सड़ा देते थे।
लेकिन अब हम लोग जब से फ्लश का इस्तेमाल करने लगे हैं, तो वो सारा नीचे चला जाता है और ये समझने लायक बात है, वो सारा कार्बन जो हमारी टट्टी में है, अब उसमें न रोशनी पहुँच रही है, उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुँच रहा है और प्रकाश और ऑक्सीजन के अभाव में और पानी के साथ मिलकर वो मीथेन पैदा करेगा। और इसी मीथेन की वजह से जो लोग सीवर साफ करते हैं या सेप्टिक टैंक साफ करते हैं, जो मल को निकालते हैं, ज़्यादातर नीची जाति के लोग होते हैं, वो इसी मीथेन की वजह से मरते भी हैं। तो इसलिए इस चक्र को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि हो सकता है हम स्वच्छता के नाम से अपने निजी वातावरण को स्वच्छ रख रहे हों, लेकिन जो बाहरी वातावरण है, उसका हम क्या कर रहे हैं? ये भी पर्यावरणीय समझ का एक हिस्सा है। तो ये हो गई कार्बन डाइऑक्साइड की बात और मीथेन की बात। इसके अलावा कुछ और गैसेज़ हैं, जिनके बारे में समझना ज़रूरी है कि इनका क्या असर है। तो एक तो है आप सब या हम मुझको कहना चाहिए हम सब जिससे जैसे हम सब इस फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़ेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सब में जो ये सारी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इसमें जो चिप बनी है, इसमें जो प्रिंटेड सर्किट्स बनी हैं, इसमें जो सारा तामझाम है इन कंप्यूटर्स के अंदर, इनको बनाने में ये डायोड, सेमीकंडक्टर, इसके जितने भी छोटे-छोटे पुर्ज़े हैं, जिन्होंने सफल किया है इस बात को करने का कि जो पहले विशाल कंप्यूटर होता था, मैं जब पढ़ाई करता था तो हमारे पास जो सबसे पहला कंप्यूटर आया था, वो उस कंप्यूटर के लिए एक पूरा कमरा कमरा क्या कहें, पूरे 7 कमरों जितना बड़ा एक हॉल था जिसमें वो कंप्यूटर बना था। जिसको हम लोग चलाते थे। अब तो वो सब बदल गया है, अब आपका पर्सनल कंप्यूटर आ गया है और अब ये सारी चीज़ें आप अ, फ़ोन पे भी सेल फ़ोन पे भी कर सकते हैं। तो ये मिनिएचराइज़ेशन यानी कि छोटे से छोटा किस तरह से किया जाए, उसका असर है। तो ये छोटा करने के लिए जो ये सारा इलेक्ट्रॉनिक अ, सामान है, जिसका इस्तेमाल करते हैं, इनके लिए एक गैस की ज़रूरत होती है बनाने के लिए। इसको कहते हैं परफ्लोरोकार्बन पीएफसी और परफ्लोरोकार्बन अगर नहीं होता, तो ये आप बना नहीं सकते। ये ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं। उसके साथ-साथ एक और है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये सल्फर और फ्लोराइड से है और एक और है नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, नाइट्रोजन और फ्लोराइड। तो इन तीनों में आप देखेंगे परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड और नाइट्रोजन फ्लोराइड, ये तीनों में फ्लोरीन नाम की चीज़ है, फ्लोराइड जिससे बनता है और ये फ्लोराइड क्लोरीन का भाई है और क्लोरीन आप अगर सूंघेंगे, तो आपको पता चलेगा कितना विषैला होता है। क्लोरीन आपने अक्सर सूंघा होगा जब म्युनिसिपल सप्लाई का पानी आता है, तो उसमें एक हल्की-सी महक आती है, क्लोरीन की महक कहते हैं उसको। उससे सारे कीटाणु मर जाते हैं, तो फ्लोरीन उसका बड़ा भाई है, वो और विषैला है और इन सब में ये हेक्साफ्लोराइड हो या क्लोराइड हो या ट्राइफ्लोराइड हो, उसमें ये फ्लोरीन विराजमान है और इन सब के बिना आपका ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट नहीं बन सकता है और सबसे बड़ी बात है कि ये गैसें इनका जब इस्तेमाल समाप्त हो जाता है और ये पर्यावरण में लीक कर जाती हैं, तो ये भी उस कंबल को बनाने में सहायक होती हैं।
तो ये भी आप ध्यान में रखिए कि ये जो पूरा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जो एक क्रांति है संचार की, जिसमें हम सब भागीदार हैं, वो भी कहीं न कहीं पृथ्वी को नष्ट करने के लिए ज़िम्मेदार है। और आखिरी जो है, वो उसका भी बड़ा व्यापक इस्तेमाल हो रहा है आजकल, चाहे गर्मी पैदा करने के लिए या ठंड पैदा करने के लिए। पहले खसखस का इस्तेमाल होता था, वो खसखस की खिड़की में लगाई जाती थी, उससे पानी छिड़का जाता था, उससे ठंडी हवाएँ बहती थी गर्मी के मौसम में। अब हर एक के घर में धीरे-धीरे एसी आने लगा है और एसी में एयर कंडीशनिंग में ये सारे जो गैसें हैं, इनको भी इस्तेमाल किया जाता है, इनको एचएफसी कहा जाता है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। कूलिंग के लिए, रेफ्रिजरेशन के लिए, हम जितना भी ठंडा पीते हैं दुकान से खरीद के, वो फ्रीज़र से निकलता है, उसमें इस गैस का इस्तेमाल होता है। तो ये जो सारा ठंडा करने का यंत्र है और ये बहुत विशाल पैमाने पे होता है, क्योंकि आजकल बेमौसम के फल, मौसम की सब्जियाँ जो बाज़ार में पहुँच रही हैं, वो कैसे पहुँच रही हैं? वो इसीलिए पहुँच रही हैं कि जिस मौसम में वो पैदा होती हैं, उस मौसम में उनको रख के कोल्ड स्टोरेज में भेज दिया जाता है। और अब हर मंडी के पास बड़े-बड़े कोल्ड स्टोरेज आपको मिल जाएँगे, जिन कोल्ड स्टोरेज में उनको रखा जाता है और फिर बेमौसम में जब उनकी कीमत बढ़ जाती है, फिर वो बाज़ार में आती है, ताकि हमको उनको चखने का और उनका स्वाद लेने का मौका मिले। तो इसलिए हम लोग बेमौसम के भी आदत हो गए की आदत पड़ गई है कि बेमौसम में हम बेमौसमी चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो इन सब की वजह से ये जो सारी गैसें हैं, ये वायुमंडल में जा रही हैं और उस वायुमंडल में ये कंबल को बनाने में बहुत प्रभावशाली हो रही है, जिसकी वजह से नीचे गर्मी बढ़ती जा रही है। अब नीचे गर्मी बढ़ती जा रही है का मतलब देखिए एक और चक्र पैदा हो गया। क्यों? गर्मी बढ़ेगी तो हमको और ठंडा करने की ज़रूरत पड़ेगी। जितना हम अपने आप को ठंडा करने के लिए इन सब यंत्रों का इस्तेमाल करेंगे, उतना ही हम उन गैसों का प्रयोग करेंगे और उन्हीं गैसों से और गर्मी बढ़ेगी। जितना हमको लगेगा कि हमको दूर जाना है, यानी कि आज तो यहाँ बड़ी गर्मी है, चलो सब लोग चलते हैं उत्तराखंड चलते हैं, हिमाचल चलते हैं या वहाँ चलते हैं नागालैंड या कश्मीर जाएँगे। अब तो कश्मीर जाने के भी देखिए सड़कें बन गई हैं, हम लोग धीरे-धीरे बहुत महाविकसित हो रहे हैं, तो ये सारे टनल बन रहे हैं, चौड़ी-चौड़ी सड़कें बन रही हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि उन सड़कों पे जाने के लिए, उन ट्रेनों पे जाने के लिए, प्लेनों पे जाने के लिए ईंधन इस्तेमाल होता है और जब वो जलता है, डीज़ल जलता है, पेट्रोल जलता है, ये सब चीज़ें जलती हैं, हमको दूर ले जाने के लिए, तो वो सारी वायुमंडल में जाएँगी, जल के कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, उतना गर्मी ज़्यादा नीचे बढ़ेगी और हम फिर और लंबी-लंबी सफ़रें करेंगे और हम सफ़र करते समय चाहेंगे कि हमारी गाड़ियाँ सब अच्छे बढ़िया एयर कंडीशन हो। तो यानी कि गर्मी की आदत हम लोगों की छूटती जा रही है। तो ये चक्र भी निहित हैं, ये गैर प्राकृतिक चक्र हैं, लेकिन मौसम को ये बदलाव में इनका बहुत बड़ा हाथ है। तो मौसम बदलता है हमारी वजह से, उसको सँभालने के लिए, नियंत्रित करने के लिए हम फिर उन्हीं तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से मौसम बदला है और उससे फिर से मौसम और बदलता है। और ये मौसम के बदलाव से फिर हमारी ज़िंदगी बदलने लगती है और हमारे
ज़हन में, हमारे दिमाग में वो कीड़ा पैदा हो गया है कि इन सब का जवाब हमारे हाथों में है। हम कर सकते हैं तकनीक का इस्तेमाल करके। और आप सबको ये शिक्षा ज़रूर दी गई होगी कि और पेड़ लगाओ और पेड़ लगाओ। लेकिन अब मैं अन्याय की बात पे आता हूँ। और पेड़ लगाएगा कौन? आखिर उसके लिए किसी को तो ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए जो समाज का सबसे दबा हुआ तबका है, उसी को ये ज़िम्मेदारी सौंप दी गई। ये कह के कि ये वल्नरेबल है, यानी कि हम सब दयावान हैं, हम उनके ऊपर दया कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि तुम पेड़ लगाओ तो हम तुमको इतना पैसा देंगे। तुम्हारे कल्याण के लिए हम ये सारी योजनाएँ बनाएँगे और उन योजनाओं को मैं गिनाऊँगा नहीं, लेकिन बहुत सारी समाज कल्याण योजनाएँ हैं, दलितों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवकों के लिए। आप खुद ही उनको तलाश लेंगे कि आपके कल्याण के लिए कितनी सारी योजनाएँ बनी हैं। और उन सभी योजनाओं में ये बात साफ सामने आ रही है कि इन्हीं जिनको कहा जाता है कि उन 4 वर्गों के लिए हम काम कर रहे हैं, किसान, गरीब, महिला और युवा। इन सभी को ये ज़िम्मेदारी दी जा रही है कि पृथ्वी को बचाने का काम तुम्हारा है, नष्ट करने का काम किसी और का है। जिसके पास एसी गाड़ी है एक नहीं जिसके पास 5 गाड़ियाँ हैं, जिसके घर में 5 एसी हैं, जिसके घर में 4 फ्रिज हैं, उसको नहीं कहेंगे कि तुम पेड़ लगाओ या तुम कम इस्तेमाल करो या तुम लाइट ऑफ कर दो। ये सारा आदेश, ये सारे उपदेश, ये आम लोगों के लिए और इसी में अन्याय की बीज छिपी हुई है कि जो नुकसान कर रहा है, उसको ज़िम्मेदार न ठहरा के, जो एक प्रकार से सबसे कमज़ोर है, उसको कहा जा रहा है कि तुम इसकी भरपाई करो। अब उसका आखिर में एक सरल सा मापदंड मैं दे देता हूँ और ये सवाल आपके सामने रख के जाऊँगा कि उस मापदंड से क्या घोषित होता है। वो पैमाना या मापदंड ये है कि एक व्यक्ति कितना कार्बन अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहा है। उसको एक प्रकार से अपूर्ण है, अधूरा है, उसमें भी गलतफ़हमियाँ कई छिपी हुई हैं, लेकिन कम से कम शुरुआत तो हम कर सकते हैं कि जो आदमी साइकिल चला रहा है, जो महिला पैदल काम पे जा रही है, जो युवा पढ़ाई गर्मी में बंद कमरे में या बाहर पेड़ के नीचे कर रहा है, वो कितने ऊर्जा की खपत कर रहा है, कितना कार्बन का इस्तेमाल कर रहा है। और उसकी तुलना हम करें, जो अफ़सर बड़े पद पे है, सेक्रेटरी है किसी विभाग की, वो काम पे जाता है या जाती है, दफ़्तर उसका कितना बड़ा है, उसके पास अ, कितने एसी चल रहे हैं और वही नीति बना रही है या बना रहा है। उसकी दोनों की हम तुलना करें, तो उस तुलना में कार्बन की खपत कौन ज़्यादा कर रहा है और ये आप अ, आसानी से कर सकते हैं और इसीलिए वो एक प्रकार से उसके कई फ़ॉर्मूला हैं। आजकल आप लोग इंटरनेट पे भी जा सकते हैं, कार्बन फुटप्रिंट कैसे उसका अंदाज़ा या उसका कैसे फ़ॉर्मूला निकाला जाए, वो एक फ़ॉर्म निकल आता है, उसको भरने लगें, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका कितना कार्बन खपत हो रहा है और उसकी तुलना आप कर सकते हैं। और अगर क एक प्रकार से कहते हैं कि जो औसत अमरीकी है, विकसित देश या
स्वीडन का रहने वाला या सऊदी अरब का रहने वाला, उसका कार्बन कितना है, और जो औसत हिंदुस्तानी है, भारतीय है, उसका कितना है, तो दोनों की तुलना करेंगे तो विकसित देश के नागरिक, औसत नागरिक का खपत अविकसित देश के नागरिक से लगभग 30 से 40 गुना अधिक है, औसत, यानी कि आम हिंदुस्तानी। और अगर आम बांग्लादेशी ले लें तो वो 50 गुना हो जाएगा, आम अफ्रीकी ले लें तो वो 60 गुना हो जाएगा। तो ये अनुपात है। और देश के अंदर ही अगर आप लें, अब औसत भारतीय या औसत हिंदुस्तानी की बात ना करें, आप जो अमीर है उसकी बात और जो गरीब है उसकी बात करें, तो आपको भी वही लगभग अनुपात मिल जाएगा, वही 30-40 गुना का अनुपात मिल जाएगा। तो इसी से स्पष्ट हो जाता है कि सबसे ज़्यादा कार्बन की खपत कौन कर रहा है और किसको कहा जा रहा है कि घर से निकलते वक़्त लाइट ऑफ कर दो। जिसके घर में लाइट होगा वही ना ऑफ करेगा, जिसके घर में लाइट है ही नहीं, या हो सकता है बल्ब है लेकिन बिजली नहीं। अक्सर कहा जाता है कि जो शहर में बस्तियों में रहते हैं, दूर से ही बाहर से देख के कहते हैं, देखिए ये लोग बहुत वो हैं अमीर। तो कैसे पता चला कि हर घर के ऊपर एक डिश लगा हुआ है। लेकिन डिश लगा हुआ है क्या मतलब नहीं है कि उसके डिश के नीचे काम करने वाला टीवी हो। इसका ये मतलब नहीं है कि टीवी को चलते समय बिजली हो। और ये भी मालूम नहीं है कि वो बिजली की लाइन है, लेकिन उसमें सप्लाई नहीं है। तो दिखावा बहुत होता है। और ये भी आप समझ लीजिए कि गरीब टीवी क्यों खरीदता है, गरीब सेल फोन क्यों खरीदता है, इसलिए क्योंकि उसके काम और उसके न्यूनतम मनोरंजन के लिए वही सबसे सस्ता है। मूवी हॉल में जाके कोई सिनेमा देखना वो महँगा पड़ता है, बनस्पत वो अपने सेल फोन में ही देख ले। और सेल फोन में दूसरे काम, उसको पता चल जाता है कि काम कहाँ पे मिलेगा, उसको ये पता चल जाता है कि आज का रेट क्या है लेबर चौक में। तो इसलिए उसके कई और काम हैं, जिसकी वजह से वो उसमें 6,000 रुपए अपना डालता है, 8,000 रुपया डालता है पेट काट के। क्यों? क्योंकि वो उसके काम के लिए। तो इन सब बातों को लेके मैं समाप्त करता हूँ, एक तरह से आप सबसे आग्रह करने के लिए कि जिस विकास के अ, स्वप्न में हम लोग सब कैद हो गए हैं, उस विकास के स्वप्न में ये जो चक्र, ये जो एक व्यू रचना है जिसमें हम फँसे हुए हैं, उसके बारे में क्या तकनीकी रूप से आपको छुटकारा मिलेगा, या कहीं इस विकास की कल्पना के बारे में ही दोबारा सोचने की आवश्यकता है। उम्मीद है आपको कुछ सोचने के लिए सामग्री मिली होगी। मुझको परिचय में कहा गया था रिसोर्स पर्सन। मैं स्पष्ट कर दूँ कि मैं रिसोर्स पर्सन नहीं हूँ, मैं ज़्यादा एक तरह से डिसोर्स पर्सन हूँ कि आपको जो पढ़ाया गया है अभी तक, उसको थोड़ा हिलाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आपको लगता है कि इससे कुछ आगे बढ़ने का रास्ता मिला है, तो अच्छी बात है, नहीं मिला है तो फिर कभी मिलेंगे और बातचीत भी करेंगे। लेकिन अभी भी अगर कुछ समय है, तो सवाल-जवाब कर सकते हैं। हाँ, भारती तुम्हारी शक्ल दिखाई दे रही है। हाँ, भारती का कुछ सवाल है आई थिंक। भारती तुम पहले पूछ लो। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया सेशन रहा और बहुत इजी शब्दों में हमारी ऑडियंस तक बातें पहुंची हैं। और हमको जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने को मिली है। और क्योंकि बहुत
किताबों में, जैसा आपने कहा कि किताबें बहुत कम शब्दों में लिखी गई है और समझ से भी बाहर है, लेकिन ऐसे वेबिनार्स में हम लोग जब आसान भाषाओं में, आसान शब्दों में बात करते हैं तो वो बहुत ज्यादा कैची हो जाता है। ये मेरा एक तो पहले एक रिमार्क था जो मैं कहना चाह रही थी। दूसरा मेरा जो सवाल है, जैसे हम अगर हिमालय इकोलॉजी को देखते हैं आज के टाइम पे, और या हम अपने स्टेट्स को देखते हैं, जैसे आपने जिक्र भी किया उत्तराखंड है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, नागालैंड है, आसाम है, तो इन स्टेट्स के जो लोग हैं उनको भी कहा जाता है कि आप पेड़ लगाओ या पर्यावरण संरक्षण का काम करो। हर साल 5 जून के दिन कुछ पेड़ पकड़ा दिए जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट की जो स्कीम्स अभी जो आ रही हैं, इनको कैसे हम लोग ज्यादा इस तरफ से हटाकर, क्योंकि ये कोई सॉल्यूशन परमानेंट नहीं है, तो कैसे इसको ज्यादा मतलब इफेक्टिव बनाया जाए, इसके लिए हमें क्या रणनीति बनानी चाहिए, ये थोड़ा सा आप मुझे गाइड कर दीजिए। और दूसरा एक चीज और है, मुझे मेरे साथियों ने रिक्वेस्ट की है आपसे ये रिक्वेस्ट करने के लिए कि आपका एक आर्टिकल हम लोगों को चाहिए होगा। हम लोग एक मैगजीन भी निकालते हैं, अपना न्यूज़लेटर निकालते हैं IYF का, तो उसमें हम लोग कुछ कुछ चीज़ें लिखते हैं, अपनी एक्टिविटीज लिखते हैं, फिर कुछ आर्टिकल्स ऐसे जो लोगों तक पहुंचे वो सब हम लोग करते हैं। तो आपसे एक आर्टिकल का निवेदन भी मेरी तरफ से है कि आप वो हमें दे दीजिएगा। और दूसरी एक चीज और है, मैं अपनी ऑडियंस से भी कहना चाहती हूँ कि आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक देख रहे हैं तो लाइक और शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। और जो मेरा सवाल है कि हिमालयन इकोलॉजी को हम कैसे देख रहे हैं, और जो सरकार की नीतियां हैं उसको कैसे ज्यादा इफेक्टिव बनाया जाए, क्योंकि ज्यादा तो नहीं, इफेक्टिव कैसे बनाया जाए, क्योंकि वो इफेक्टिव है ही नहीं। तो इसमें थोड़ा सा गाइड कर दीजिए सर। हिमालयन इकोलॉजी ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हिमालय बस आखिरी संसाधन बचा है। इस देश का हर संसाधन बिक रहा है, ये आप लोग जानते होंगे। चाहे वो खदानों का हो, चाहे जमीन का हो, चाहे वनोपज का हो, कृषि उपज का हो, सब कुछ बाजार में बिक रहा है। मैं देहरादून का पैदा हुआ था, तो देहरादून में खास जो बासमती पैदा होती थी, वो आजकल देहरादून में भी नहीं मिलती। सब एक्सपोर्ट मार्केट में चला गया और एक्सपोर्ट से हम उसमें कमा रहे हैं। तो यानी कि हर चीज़ बाज़ारू हो गई है, तो अब हिमालय भी बाज़ारू हो जाएगी, हो रही है। क्यों? क्योंकि हिमालय के लिए जो संकल्पना आजकल की नीतियों में है, उसमें 2 मुख्य अंश हैं। एक तो है कि हिमालय का स्रोत ऊर्जा का स्रोत है। यहाँ पे जितनी भी नदियाँ हैं, उनको कैद करके ऊर्जा पैदा करेंगी, और इसको कहा जाता है ग्रीन एनर्जी। यानी कि ये भी शब्दों का मायाजाल है। ग्रीन एनर्जी हिमालय में पैदा होगी। तो ग्रीन एनर्जी का क्या मतलब हुआ कि हर नदी पे सीढ़ी नुमा अब पावर प्लांट, हाइडल प्लांट बनाए जा रहे हैं। सतलज की मैं बात करूं, जो अधिकांश भारत में ही बहती है, सतलज में 36 हाइडल प्लांट एक के बाद एक बन रहे हैं। और सीढ़ीनुमा इसलिए क्योंकि पहले ऊंचे बांध बनते थे, बड़े बांध, जैसे टिहरी में बना है या अभी सिक्किम में बन रहा है, बनने की बात चल रही है। लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन बनेंगी। और अरुणाचल में बन रहे हैं। तो ये हाई डैम जिसको कहते हैं, उसमें था कि पानी को बांध के पीछे जमा करके फिर बांध की ऊंचाई से गिराएंगे, तो उसमें से ऊर्जा पैदा होगी। उसको लेके जब काफी पर्यावरणविदों ने उसका विरोध किया, स्थानीय लोगों ने विरोध किया, तो अब उन्होंने एक नए टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है। और ये ठीक स्वच्छ भारत की तरह है कि गंदगी पैदा होती है लेकिन दिखती नहीं। यानी कि अब हाई डैम ना बना के सुरंग बन रही।
तो एक छोटा-सा बाँध बना के हिमालय के अंदर पर्वतों के बीच से सुरंग निकाल दी जाती है, जो अदृश्य है और उस सुरंग से फिर 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर आगे जाके फिर उस पानी को नीचे गिराया जाता है। वो भी सब पहाड़ों के अंदर। पावर प्लांट भी पहाड़ के अंदर है, दिखाई नहीं देता। और जब पानी अंदर गिराया जाता है तब ऊर्जा पैदा होती है। फिर वहाँ से उसको थोड़ी देर के लिए वापस नदी में वो दृश्य होता है और जब दिखता है उसके ठीक बाद एक और सुरंग बन जाती है। तो सुरंग दर सुरंग इस तरह से हज़ारों सुरंगें बन रही हैं हिमालय में, पहाड़ को खोखला करती जा रही हैं कि उसमें से पानी बह के ग्रीन ऊर्जा पैदा होगी। और चूँकि लोग उसको देख नहीं पाते हैं, इसलिए उनको लगता है इसका कोई असर पर्यावरण पे नहीं पड़ रहा है, लेकिन असर ज़रूर है, क्योंकि नदी अब नहीं बह रही है, अब सिर्फ़ सुरंगें बह रही हैं और पहाड़ खोखला होता जा रहा है, तो कभी न कभी वो चरमरा के गिरेगा। अभी आपको याद होगा जो सुरंग बीच में यहाँ पे टनल कर रहे थे, गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच में जो सुरंग टूट गई, उसका क्या हाल हुआ और कितने लोग उसमें कई दिन अ, फँसे रहे। तो इस प्रकार की सुरंगें बन रही हैं। तो इसके बहाने कि जितने भी हिमालयन स्टेट्स हैं, उनमें ऊर्जा बहुत है और उस ऊर्जा के एवज़ में हम इन प्रदेशों को विकसित करेंगे। और दूसरा है टूरिज़्म, यानी कि अभी भी सुहावने दृश्य हैं, तो उन दृश्यों को देखने के लिए बाकी भारत उमड़ के आ रहा है और उसके लिए एक तो आपने चार धाम प्रोजेक्ट का सुना ही होगा कि चारों धामों तक पहुँचने के लिए अब वो 6 लेन चौड़ी सड़क बन रही है और हमारे दिमाग में एक भ्रम पैदा किया जा रहा है कि हिमालय विशाल होने के साथ-साथ शक्तिशाली है। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। असल में हिमालय पर्वत दिखने में बहुत ऊँचा है, लेकिन उसके गर्भ में असल में वो कंकड़ पत्थर है, कभी भी हिल सकता है। और जितने भी पिछले दिनों बड़े-बड़े भूकंप हुए हैं, वो इसी हिमालय में हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये अभी भी ऊपर उसको धक्का दिया जा रहा है, तो इसलिए ये चरमरा के गिर सकता है कभी भी। ये कोई ठोस पर्वतमाला नहीं है, लेकिन हमारे संगीत में, हमारे कविता में, हमारे प्रचार में विशाल हिमालय की बात की जाती है। तो ये छाती की बात है, सीना-छाती कितनी चौड़ी है हमारी, उसको दिखाने की बात है। लेकिन टूरिज़्म और ऊर्जा, ये जो दोनों संसाधन हैं, जो हिमालय से लेने की कोशिश की जा रही है, उसको वहाँ की जनता स्वीकार क्यों रही? और उसके पीछे वजह, उसकी वजह है कि पहले वहाँ से जो लूटा गया है, जो जंगल और वनोपज लूट के उसको खाली कर दिया गया। अब उस वहाँ पे वो बेचने को कुछ नहीं है। वहाँ पे जैसे पहले महिलाएँ वनोपज लेके आती थीं, अब वो वनोपज है ही नहीं, बचा ही नहीं। अब कुछ-कुछ सैंक्चुअरी हैं, रिज़र्व, नेशनल पार्क हैं, वहाँ पे उसको बचा के रखा है। तो इसका मतलब है अब उसको लोग वहाँ से जाके ले नहीं आ सकते। चाहे जड़ी-बूटियाँ हों, चाहे जलावन हो, चाहे लकड़ी हो इमरती, वो सब अब नहीं मिलती है। तो पूरे पहाड़ी इलाके में जो पहले छोटी-मोटी किसानी होती थी या जंगल आधारित व्यवसाय होते थे या पशुपालन होता था और वहाँ पे गाय और भैंस जैसे पशु नहीं, वहाँ तो बकरी और भेड़ जैसे पशु होते थे। तो उसके लिए घास चाहिए,
तो जिसको एल्पाइन पास्चर कहते हैं, जहाँ पे मैदान है, मैदानी इलाके हैं, जो बर्फीली मौसम में बर्फ से ढक जाते हैं और फिर गर्मी में वो पिघल जाता है, उसमें अच्छी खासी घास पैदा होती है। अब वो सारा समाप्त हो रहा है क्योंकि बर्फ पीछे हट रही है। गर्मी बढ़ेगी तो बर्फ तो पीछे हटेगी। तो ये सब जो संसाधन पहाड़ की ज़िंदगी के अंश थे, वो सब समाप्त हो गए और उसकी जगह पे जैसे जो वन्य प्रजातियाँ थीं पहले, वो प्रायः खत्म हो गई। उनकी जगह अलग-अलग प्रजातियाँ डा डाली जा रही हैं, जिन प्रजातियों में से लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। मैं हिमाचल, उत्तरांचल, उत्तराखंड की बात करूँ, तो ये चीड़ जो लगी हुई है, ये तो अंग्रेज़ों ने लगाई है, पहले चीड़ थी नहीं। जो पूरे साल के जंगल थे, वो सब काट-काट के अंग्रेज़ों ने फर्नीचर बना दिया, रेलवे का स्लीपर बना दिया, चारकोल बना दिया, सब समाप्त हो गया है 100 साल में। और उसकी जगह तमाम ये पाइन, यूकेलिप्टस, इस प्रकार के जो सिल्वर ओक, जो गैर प्राकृतिक प्रजातियाँ हैं, उनको लगाया गया है और उनका कोई स्थानीय उपयोग नहीं है। तो स्थानीय अर्थव्यवस्था उसकी वजह से चरमरा गई और माना जाता है कि पहाड़ी लोग सब पलायन कर रहे हैं और एक प्रकार से देखा जाए तो आदमी पलायन कर रहा है। औरतें रह गई पहाड़ों में, वही सँभालती हैं वहाँ का जीवन और सारे आदमी नीचे घाटियों में आके कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। आपको हिमाचली और उत्तराखंडी और नॉर्थ ईस्ट के लोग हर शहर में मिल जाएँगे, जहाँ पे ढाबे में काम कर रहे हैं, लोडिंग का काम कर रहे हैं, लेबर का काम कर रहे हैं। तो एक प्रकार से इसी मजबूरी की वजह से वो टूरिज़्म और ऊर्जा को स्वीकार रहे हैं इस उम्मीद में कि शायद हमको इसमें कुछ काम मिल जाए। शायद हमारे वहाँ पे ढाबा खोलने का अवसर मिल जाए, होम स्टे बना सकें। तो मजबूरी की वजह से ये पूरी अर्थव्यवस्था बदल रही है और जब तक पहाड़ के लोग इस बात को समझेंगे नहीं कि ये भविष्य जो बना रहे हैं, ये उनकी अगली पीढ़ी के लिए अ, बहुत ही विषैला है, तब तक उसके बारे में कुछ कर भी नहीं पाएँ। बिल्कुल। नहीं, तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ, मैं ये कह रही थी मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। लेकिन जब हम क्लाइमेट जस्टिस या इनजस्टिस की बात करते हैं तो अक्सर लोगों के दिमाग में पर्यावरणीय चीजें घूमती हैं या थोड़ा सा आपदाएं घूमती हैं या उससे विस्थापन घूमता है, ये सब चीजें ही घूमती है। हम लोग आर्थिक उस पर उसको सोच नहीं पाते हैं। मैं अभी बात करूं उत्तराखंड अल्मोड़ा की, क्योंकि मैं अल्मोड़ा से हूँ। तो अल्मोड़ा में से हल्द्वानी आने के लिए जो रास्ता है, वहां पर दो चीजें बड़ी हो रही है। एक तो फारब का पुल टूट गया हैवी कंस्ट्रक्शन के कारण, और दूसरा है कैंची, जो आपने जिस पर्यटन का जिक्र किया, कैंची धाम के नाम से वो भी पॉपुलर हो गया है। और वहाँ की जो भीड़ है, अभी मैं देख रही थी, मेरे को दिल्ली आना था, तो 15 तारीख को वहाँ लगता है मेला। तो उस मेले के चलते और उस रूट डाइवर्जन, हमारे पूरे जिले के अंदर रूट डाइवर्ट किया गया कि आपका जो लोकल लोग हैं वो तो घूम के जाएंगे, उनके लिए रूट डाइवर्ट कर दिया जाएगा और बाकी लोग जो बाहर से आ रहे हैं वो नॉर्मल रूट से आएंगे। तो उसके चलते क्या हो रहा था, जो किराया 400 रुपये था वो 800 रुपये हो गया गाड़ियों का किराया। तो एकदम मतलब जो जेबों पर जो प्रहार है वो इस तरीके से भी हमारे पहाड़ों में देखने को मिलता है, जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये भी क्लाइमेट इनजस्टिस का हिस्सा है।
तो इसकी तरफ भी थोड़ा ध्यान ले जाया जाए तो कैसे हम इस पे काम करें लोगों, और नहीं, गवर्नमेंट को ये कैसे मैं समझाए कि समझता हूँ, हमारे। ये सिर्फ पहाड़ों में नहीं है। कैंची धाम मैं भी गया हूँ, देखा हूँ क्या हाल हो जाता है वहाँ का। तो मैं पूछ रहा था, कैंची धाम का नाम लोगों ने आज से 20 साल पहले सुना ही नहीं था। स्थानीय लोगों ने जानते थे, बाहर का कोई नहीं जानता था। मैंने पूछा इसको कैसे पॉपुलर किया, बोले रोहित था, ये आया था, ये क्रिकेटर विराट कोहली, उसने वहां पे माथा टेका, बस पॉपुलर हो गया। तो ये जो हमारा सोशल मीडिया है, इसका बहुत बड़ा हाथ है इसके पीछे। और ये सिर्फ वहां का नहीं, अभी मैं राजस्थान घूम के आया हूँ। राजस्थान में यहाँ से हम लोग अजमेर गए, हर 100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर में एक कोई ना कोई बाबा, कोई ना कोई देवी या कोई ना कोई मंदिर का वहां पे कुछ ना कुछ चल रहा है। और महिलाओं की पलटन निकली हुई है कि आज हमको फला बाबा के यहाँ जाना है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था का निर्माण हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस धार्मिक संस्कृति के फैलाव से अब ये हो गया है कि इस पर्व में नई साड़ी पहन के जाना है, नए बर्तन खरीदने हैं, नए सोने का कुछ होना चाहिए, कुछ सजाने के लिए, दर्शन के लिए कुछ होना चाहिए, चढ़ाने के लिए कुछ होना चाहिए। तो उनकी जो सारी कमाई है, उस कमाई का आधा हिस्सा इस सब में जा रहा है। और वो मानते हैं कि हम बहुत बड़ा धार्मिक काम कर रहे हैं। तो देखिए, ये भी उस संस्कृति की उपज है जो मजबूरी से पैदा होती है। जब आपको सस्ता अनाज नहीं मिलेगा, आपको काम नहीं मिलेगा, आपको सरकारी नीतियों से जो कल्याण का काम हो रहा है, आप तक नहीं पहुँचेगा। अब कहते हैं कि हर चीज़ ऑनलाइन हो गई। अब गरीब आदमी जब ऑनलाइन जाने की कोशिश करता है, उसका आधार कार्ड मैच नहीं करता है, उसका अंगूठा मैच नहीं करता है, उसका नाम मैच नहीं करता है, और जब तक वो मैच कराने में लग जाता है, नेट गायब हो जाता है। फिर उसको दोबारा सब करना पड़ता है। उसके पास कहाँ है इतना समय कि वो ये सब ऑनलाइन करेगा। तो इसीलिए जब उसको धरती में जो नेतृत्व है, जिससे वो राहत की माँग करता है, उससे नहीं मिलता है कुछ, तो फिर वो आसमान की तरफ देखता है कि हो सकता है देवी-देवताओं से राहत मिल जाए। आखिर राहत कहीं न कहीं तो उसको देखना पड़ेगा ना, और इसमें वो अनुकरण करता है। फिर वो विराट कोहली के अनुकरण करेगा। और केवल विराट कोहली नहीं, और भी तमाम हैं जो जाते हैं अभी, जो सब बड़े-बड़े लोग हैं, ये सब पर्व मनाने लगे हैं। और अब दिल्ली में छठ की बात कभी नहीं होती थी। बिहार में छठ की बात होती थी आज से 20-30 साल पहले। अब वो सारा बिहारी जनता जो आई है दिल्ली काम करने, मज़दूरी करने, वो छठ को ले आई है। आज शायद इंटरनेशनल योगा डे। अब बड़े-बड़े फंक्शन हो रहे हैं योगा डे मनाने के। बताइए, योगा डे मनाने से क्या गरीब की गरीबी दूर होगी? लेकिन ये संस्कृति जब फैलाई जाएगी, तब और रास्ता कोई दिखा रहा है। तो यही मैं समझता हूँ कि कम से कम हमारे, जब मैं आप लोगों की तरह युवा था, तब कम से कम समाज के बारे में एक सपना था कि एक ऐसा समाज बन सकता है, जिसमें अन्याय नहीं होगा, जिसमें भ्रष्टाचार नहीं होगी, जिसमें एक-दूसरे का शोषण नहीं होगा, जिसमें आधार एक वैचारिक आधार था। अब कोई वैचारिक आधार नहीं है। अब जितनी भी राजनैतिक दल हैं, कोई विचार के आधार पे नहीं लड़ रहा है। सब वो जिसको इन्होंने नाम दे दिया रेवड़ी, उसके आधार पे लड़ रहे हैं।
कि तुमको ये दे देंगे, अगर हमें वोट दो तो तुमको ये दे देंगे, तुमको वो दे देंगे। लेकिन विचार के आधार पे कि समाज को बदलेंगे, वो नहीं है, वो सपना ही खत्म हो गया। और जब तक युवा में कम से कम उसको दोबारा संजोने की ताकत नहीं होगी, और ये मैं मान के चलता हूँ कि युवा ही इस काम को कर सकते हैं। नए सपने का निर्माण वो युवा ही कर सकते हैं, क्योंकि उनमें कम से कम दिमागी रूप से एक एक क्या कहेंगे, वैचारिक अ, प्रेरणा है, जो इस वक़्त स्टार्टअप और इस सब में जा रही है। सोशल मीडिया में कैसे अपने आप को सेल्फी लगा के करें। वो जो उत्पादन करने की क्रिया करने की ताकत है, उसको कहीं न कहीं वैचारिक क्षेत्र में डालने की आवश्यकता है, और वो कर सकते हैं। देश भर में कर रहे हैं, छोटे-छोटे पैमाने पे कर रहे हैं, लेकिन उसको बाँधने का एक सूत्र होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और IYF जैसे जैसे संगठन इस काम को कर सकते हैं। हाँ, आर्टिकल की बात कही तो हाँ, 1-2 मैं भेज दूँगा, हो सकता है आपको दिलचस्पी है। थैंक यू सर। मैं आरची दी को हैंड ओवर करूंगी और हाँ। मैं आर्टिकल के लिए आपका फिर से धन्यवाद करती हूँ। तो आगे की बात बिल्कुल। सो सर मेरा एक छोटा सा सवाल है, उसके बाद मैं अरुणिमा को हैंड ओवर कर दूंगी। तो मेरा सवाल ये है कि ये सारे बातचीत से ये एक्चुअली ये हमारे दर्शकों को भी लगा कि शायद हम लोग मतलब एक ये है क्वेश्चन है, तो क्या हम लोग डेवलपमेंट क्यों नहीं बढ़ेंगे? मतलब क्या डेवलपमेंट जो है कि क्लाइमेट इंजस्टिस को बढ़ा रहे हैं, तो फिर हम लोग कैसे इस चीज को देखें? क्या हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, या फिर इस चीज को कैसे चेंज किया जा सकता है? एंड यूथ का रोल क्या हो सकता है? आपने कहा कि युवाओं का एक रोल है, तो क्या युवा डायरेक्टली डेवलपमेंट को प्रोटेस्ट करेंगे, या फिर कैसे ये चीज को ये करेंगे? क्योंकि ये क्लाइमेट युवा कर रहे हैं, हाँ हाँ युवा कर रहे हैं। आखिर अगर प्रदेशों में देखें, जगह-जगह हाँ पे, पिछले दिनों युवाओं ने बेरोज़गारी को लेके कई जगह पे प्रोटेस्ट किया है ना? बिल्कुल क्योंकि वो जीने का सवाल, भविष्य का सवाल, वो विकास की बात नहीं कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, वो काम की बात कर रहे हैं, रोज़गार की बात कर रहे हैं। वो भीख नहीं माँग रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमको कुछ पैसा दे दो। वो कह रहे हैं कि हमको अपने शरीर और दिमाग का सक्रिय इस्तेमाल करने का मौका दें। ये कितनी बड़ी बात है। विकास की बात नहीं है इसमें। महिलाएँ विकास की बात नहीं करती हैं। महिलाओं की अगर हम डिमांड देखें पिछले दिनों, वो क्या थी? कि हमको नागरिकता चाहिए, हमको अहमियत चाहिए, हमको बराबरी चाहिए। तो डेवलपमेंट के ऊपर अगर माँगों को देखें हम, अभी जो आंगनवाड़ी वर्कर है, वो क्या कह रही है? वो कह रही है हमको रेगुलर कर दो। ये बातें हैं ना? तो अगर आप इन माँगों को देखो, जो कि जीवित माँग है, जगह-जगह पे, और जिनमें युवा आगे बढ़ रहे हैं, वो सारी माँगें कहीं न कहीं इस बात पे जुड़ी हुई है कि हमको एक डिग्निफाइड ज़िंदगी की ज़रूरत है ना? हम ईमानदारी से जी सकें। और ईमानदारी का जीवन, इसका मैं एक छोटा-सा आपको अनुभव एग्ज़ाम्पल देता हूँ। वो क्या है? आज से 60-70 साल पहले एक फेयर वेज कमिटी बैठी थी, दिल्ली भारत सरकार की। उस फेयर वेज कमिटी ने कहा था कि उचित वेतन
क्या होना चाहिए। और उनका ये था कि एक मजदूर का परिवार होता है, तो मजदूर को इतना कमाना चाहिए कि उस परिवार का वो भरण-पोषण कर सके। पेट भर सके की बात नहीं थी, भरण-पोषण। इसीलिए उसमें एक परिवार यानी कि 4 लोग के रोटी पेट भरने के लिए, कपड़ा तन ढकने के लिए, मकान रहने के लिए। ये तीनों चीज़ें चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान। उसके साथ-साथ माँग ये थी कि कुछ हिस्सा इसके ऊपर मिलना चाहिए, जो कि सामूहिक ज़रूरतों के लिए हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, ऊर्जा, पानी, बिजली, जो हर परिवार को मिलनी चाहिए। ईंधन और कुछ सामाजिक ज़रूरतों के लिए, शादी, ब्याह, रीति-रिवाज, त्योहार, इसको कहते हैं डिग्निफाइड ज़िंदगी। आदमी जी सके अच्छे से। आज की तारीख में अगर हम इन चीज़ों को ले लें, जो सन 48 में गिनाए गए थे और उनकी कीमत निकालें, तो इसका मतलब है कि हर मज़दूर को न्यूनतम 30,000 रुपया महीना मिलना चाहिए, न्यूनतम। अब आप बताइए आपके अनुभव में कितने लोगों को 30,000 रुपया महीने में मिलता है? इसका ये मतलब नहीं है कि वो मेहनत नहीं कर रहे हैं। वो मेहनत कर रहे हैं और जितना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उतना कम उनको मिल रहा है। तो ये समीकरण आप देख लीजिए कि जो मेहनत कर रहा है उसको अपने मेहनत की कीमत मिल रही है या नहीं मिल रही है, और नहीं मिल रही है तो वो कहाँ गया? किसी के जेब में गया होगा। तो वो कहाँ गया? ये जो जीडीपी है, ये जो रईसों के आलीशान मकान है, मुझे एक दिन एक मीटिंग में लोग बैठे हुए थे और मैंने कहा कि आज हमारे यहाँ ये मीटिंग हो रही है, तो आप लोग बताएँ कि आपके क्या अनुभव हैं? तो उसमें से एक ने उठ के कहा, सर, आप जिस मकान में ये मीटिंग कर रहे हो, ये जो हॉल बना है, इसको हमने बनाया और हमने जब बनाया हमारी बस्ती उजाड़ दी है। हमको यहाँ से 20 साल दूर भेज दिया। तो इस हॉल का बड़ा नाम है। सब जानते हैं इस हॉल में मीटिंग होती है। लेकिन इस हॉल में जो छिपी हमारी मज़दूरी है, हमारी मेहनत है, उसका कोई नहीं कोई बयान करता है। कोई नहीं बताता है कि हमारा खून-पसीना इसमें है और हमको कभी उसकी कीमत नहीं मिली। तो लोग समझते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं समझते। महिलाएँ ख़ास तौर से, जो वो घर का काम करती हैं, जिसको काम नहीं माना जाता, जिसके लिए कुछ नहीं मिलता है। खाना पकाती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं, घर साफ रखती हैं, बच्चे को स्कूल ले जाती हैं, स्कूल से वापस लाती हैं। कुछ मिलता है उसके लिए? कुछ नहीं मिलता। लेकिन ये मेहनत फैमिली का हिस्सा है, भरण-पोषण इसको कहते हैं। इसका आँकड़ा कोई नहीं निकालता। इसको निकालना चाहिए कि इसका आँकड़ा क्या है, तो पता चल जाएगा। आर्थिक समीकरण और जिसको नाइंसाफ़ी है, वो साफ आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, लगता है बोर हो रहे हैं लोग, बहुत हो गया ओवरडोज़। हाँ, नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू सो मच सर। और मैं अभी
शायद नेटवर्क इशू हो गया है आरची दी का। हाँ हाँ तो मैं शुरू करती हूँ कि जैसा कि सर ने बताया कि बोर हो गए होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बोर हुआ होगा, बल्कि बहुत ही साधारण शब्दों में, सरल भाषा में आपने जिस तरह से महत्वपूर्ण चीजें हमें बताई हैं, महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी हैं, तो आज का इस वेबिनार का हम सबको बहुत उपयोग मिला है। खास तौर से जो आपने गैसों के बारे में जो बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या कैसे करती है, पेड़ क्यों लगाने पर इतना जोर दिया जा रहा है, कार्बन फुटप्रिंट्स के बारे में, तो ये एक अलग नजरिया था कि हम ठीक से इस बदलते क्लाइमेट चेंज को हम समझ सके। क्योंकि अब तक जितने भी हमने वेबिनार किए हैं या हमने जितने वक्ताओं को सुना है, तो वो मोटा मोटा ये रहता है कि भाई यहाँ समस्या है, इस कारण से चेंज हो रहा है, या फिर क्लाइमेट रिफ्यूजी जो आजकल बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा। तो जो आपने जो अपना एक नजरिया हम लोगों को दिया, तो बहुत ही वो हमें अच्छा लगा। दूसरा जो आपने बताया कि जो आम जन है वो तो जो रोज चाहे वो महिलाएं हो चाहे वो युवा हो, उनके भी अपनी अलग अलग प्रायोरिटी है। और युवाओं का अपना रोजगार को लेकर है, महिलाओं को अपने उसको जो आंगनबाड़ी है उनको जो मतलब कि जो डेली बेसिस पर है उनको अपने उस पर है कि वो हमें पूरा महीने का वेतन दे या हमें पूरा रोजगार दे, मान दे। उनकी भी अपनी अलग अलग लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। आशा वर्कर्स की अपनी अलग लड़ाइयाँ चलती रहती है। मिड डे मील वर्कर्स अपने अलग अलग मुद्दों पर जूझ रहे हैं। वहां पर एक पर्यावरण बहुत ही बड़ा संकट निकल के भी उभरा है। मेरा एक आपसे ये भी कहना था कि सबके अपने अपने अलग मुद्दे हैं, हम सब अपने अपने अलग मुद्दों को लेके चल रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि ये जो पर्यावरण बदलता है, क्लाइमेट चेंज अगर होता है, तो उसका असर हमारी जिंदगी पर भी पड़ता है। तो हमारी जिंदगी पर पड़ता है, तो हम किस इजी वे में, किन शब्दों में, किस तरह से हम अपने समुदाय में लोगों के बीच में जाएं, या हम सरकार से किस तरह से अपील करें, क्या हम नीतियों को में पढ़ें, या हम अपना उसमें हम क्या बदलाव मतलब क्या किस तरह से अपनी भूमिका निभा सकते हैं। क्योंकि देखिए, सबका जैसा आपने कहा कि सबका अपना अपना अलग एजेंडा चल रहा है, उस एजेंडे में हम अपना एजेंडा कैसे शामिल करें। क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। जैसे आपने कहा कि आने वाला जो भविष्य है या जो पीढ़ी है वो बहुत ही विषैले माहौल में पनपेगी, और अभी भी हमारी कोशिश ये रहती है कि हम अपने जो आसपास का माहौल है, अपने आसपास के जो लोग हैं, युवा हैं, उन्हें सही दिशा निर्देश दे सकें, क्या कारण है, क्या चिंता है, उन पे सही अपनी राय स्पष्ट कर सकें। लेकिन कहीं ना कहीं हम भी पीछे चूक रहे हैं, क्योंकि उनका जो मेन मोटिव है वो जो मतलब जो सही भी है, जीने के आधार के लिए, जीवन जीने के लिए जो उन्हें चाहिए, वो उनके लिए सबसे बड़ा सवाल है। उन्हीं सवालों के साथ, उन्हीं उनके जुझारू लड़ाइयों के साथ हम अपना मुद्दा कैसे शामिल कर सकते हैं। मेरा एक छोटा सा ये पूछना था आपसे कि क्या नजरिया, क्या हो सकता है कि हमारी जो भूमिका हम जो अपनी निभा रहे हैं वो कैसे, और हम अपनी मतलब स्थायित्व के साथ निभाएं। ये बड़ा मुश्किल सवाल है और इसका जवाब आप ही को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन एक एक विचार आपके बीच में रखता हूँ। अगर मैं एक दुकान खोलता हूँ जिसके ऊपर लिखा है पान की दुकान, तो मेरे पास कौन आएगा? जो पान खाने का शौकीन। जी। तो मेरी बातचीत तो उसी से होगी, है ना? दुकान खोलने में यही दिक्कत है कि मैं केवल एक नजरिए को अपनाता हूं कि मैंने ये अपनी दुकान खोली है और मैं चाहता हूं कि इससे सारी समस्याओं का हल हो। लेकिन पान खाने से सारी समस्याओं का हल नहीं होता, है ना? तो इसीलिए बिना टाइटल के दुकान कैसी खोली जाए जिसमें सिर्फ पान खाने वाले ना हैं, जिसमें हर तरह के लोग हैं, जिनको लगता है कि यहाँ पे बैठ के हम अपनी समस्या
कि एक भूमिका बांध सके, है ना? अगर हम अपनी समस्या की भूमिका नहीं बांध पाते हैं तो वहां पे जाना बेकार। और उसका एक मॉडर्न हिसाब में तो मॉल कहेंगे, जहाँ पे हर चीज, हर इच्छा पूरी होती हो। लेकिन मॉल एक बाजारू किस्म की इकाई है। अगर बाजार से हट के वैचारिक इकाई बनानी है तो एक मंच चाहिए, जिस मंच का कोई प्रीसेट एजेंडा ना हो। आप जैसे कि तुम्हारी ही वाक्य से आ रहा है कि हम अपने एजेंडा को दूसरों के साथ कैसे, तब तो गए, है ना? सवाल यह है कि हम कैसा मंच बना सके जिसमें सबका एजेंडा शामिल हो सके, तभी लोग साथ आएंगे, तभी एक सही बात। व्यापक भूमिका बन सके। जी, बिल्कुल। ये एक अलग बिल्कुल सही तरीका कहा है। आपने। कुछ नेटवर्क। मैं सर की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। उन्होंने कहा है कि हमें अपना एक मंच बनाना चाहिए, जैसे KYF काम कर भी रहा है और यहाँ पर हम लोग का एक चल रहा है। हम लोग 5 स्टेट्स में भी काम कर रहे हैं और आने वाले समय में बाकी भी जगहों पे होंगे। और सर की वो जो मंच वाली पान की दुकान से मुझे याद आ रहा है सर की कहानी विदूषक कारखाना, वो कभी और सुनने का मौका मिलेगा। और सर के पास कहानियां बहुत ठीक है, सारी हैं कभी और और। बहुत ही, नहीं बिल्कुल, अभी भी मतलब सुन सकते हैं। आज के आपके वक्तव्य से बहुत ही सीखने को मिला। एक नजरिया भी बना हमारा कि हम किस तरह से अपनी भूमिका निभा सकते हैं, किस तरह से हम मुद्दों को लेकर जाएं। और आज के जो भी हमारे फेसबुक लाइव पर हमारे अलग अलग राज्यों से, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड, कोलकाता से जो भी हमारे साथ हमारे युवा साथी जुड़े हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ कि सभी ने बड़े अपने पेशेंस के साथ हमारे वक्ता की बात को सुना, अपने रिएक्शंस हमारे एफबी लाइव पर दिए। तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत ही सरल शब्दों में बहुत ही अच्छे तरीके से आज के इस वेबिनार को हमें बहुत अच्छे से सीखने समझने का भी मौका दिया और समझाया भी। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हम फिर से आपका समय लेंगे या मुद्दों को समझने के लिए एक अलग नजरिए से। तो हमारे लिए थोड़ा सा समय निकालना आपकी जिम्मेदारी भी हम चाहते हैं कि आप बना लें कि अलग अलग मतलब समय पर हमें हमारे यूथ फोरम को हम किस तरह से दिशा निर्देश में ले जाएं, पर्यावरण के मुद्दों को या क्लाइमेट चेंज के जो मुद्दे हैं क्या किस तरह से हम लेकर जाएं कम्युनिटी में, युवाओं के बीच में, जो उनकी एक समझ स्पष्ट हो और वो एक अपनी जिम्मेदारी निभा सकें। तो इसी के साथ मैं आज का इस जो वेबिनार है उसको समाप्त करती हूँ। सर का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ। अपनी सीनियर साथी आरची दी का भी बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ। भारती का भी थैंक यू कि उन्होंने इतना अच्छा एक स्पीकर हमारे बीच में लेकर आई। तो हाँ, इंडियन यूथ फोरम की पूरी टीम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को नमस्कार, सभी स्वस्थ रहें, सही रहें। एंड सर ना बहुत अच्छी कहानियां भी सुनाते हैं।